नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जैन शास्त्री आज आप सभी को संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाषा 1 एवं भाषा 2 में जो हिंदी भाषा होती है उसमें जो हिंदी का पेपर 2011 में आया था उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के और भी जो पेपर के वीडियोज हैं या जो आपको सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर कक्षाएं ऑनलाइन पढ़ाई जाएंगी वो आप तक पहुँच सकें। 2011 में जो पेपर पूछा गया उसके यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब वैकल्पिक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हों तो हमें सही उत्तर को किस प्रकार से पहचानना है, ये भी यहाँ पर बात यहाँ पर बताई जाएगी। इसलिए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको आइडिया लग जाए कि 2011 का पेपर कैसा आया था और आगे किस प्रकार का पेपर आने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन देखें, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। अब व्यंजन जो है व्यंजन के भेद होते हैं, उसमें स्पर्श व्यंजन जो है उसके बारे में पूछा तो पहला इन्होंने ऑप्शन दिया छत्रज्ञा जा। तो आप यहाँ पर देखें जो छत्रज्ञा है वो स्पर्श व्यंजन में नहीं आए क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है बा या रा ला वा। तो या रा ला वा जो है वो अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए भी नहीं आएंगे। जिनको ये समझ में ना आ रहे हो कि स्पर्श क्या है अंतस्थ क्या है तो हिंदी वर्णमाला हमने आपको पढ़ाई है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, आप उसको हमारे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देखें जिससे आपको पूरी वर्णमाला का ज्ञान हो जाए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न संविदा में और भी अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है सा, जिसमें दिया है ता था दाधा। इसमें पढ़ाया था कि का से लेकर के माँ तक जो कचट तप में 5 वर्ग आते हैं, का से लेकर के माँ तक जो 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसमें यहाँ पे ता था दाधा भी ता वर्ग के वर्ण हैं, इसलिए राइट आंसर होगा सा। इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है दा। इसमें देखें सा हा दिया है तो सा जो है वह ऊष्म व्यंजन है, इसलिए भी उत्तर स्पर्शी व्यंजन का सही नहीं होगा, इसलिए उत्तर है सा। इसके बाद अगला देखें देशभक्ति में कौन सा समास है। हमें देखना है इसका पहले विग्रह करें कि देशभक्ति का विग्रह होगा देश के लिए भक्ति, क्योंकि देश के लिए भक्ति होती है, हमारी देश के प्रति भक्ति होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास नहीं होगा क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान होता है, तीसरी ओर जिसका कोई यहाँ पे चर्चा ना हो उसमें लिया जाता है। जैसे कि लंबोदर शब्द है तो लंबा है उधर जिसका, ऐसे तीसरे की ओर अपन संकेत कर रहे हैं कि गणेश जी, तो यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं दिया। इसके बाद द्वंद्व समास है जिसमें कि बताया जाता है कि 2 विपरीत शब्द आपस में होते हैं, जैसे माता पिता पुण्य पाप, तो इस प्रकार के शब्द उसमें होते हैं, तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ एक ही शब्द है। इसके बाद सा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है, तो यहाँ पर प्रथम पद अव्यय भी नहीं है, तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा। इसके बाद चौथा में दिया है दा तत्पुरुष, जो कि सही है क्योंकि यहाँ पर देश के लिए भक्ति मतलब संप्रदान तत्पुरुष, जिसको चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं, जिसका कारक चिन्ह है के लिए, तो यहाँ पर के लिए आ रहा है तो देश के लिए भक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद अगला प्रश्न है इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। कई प्रकार के वाक्य होते हैं, हम आपको आगे के वीडियोस में पढ़ाएंगे, जिसमें कि पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है मोहन कल आएगा। अब इसको आप लगा सकते हैं कि मोहन कल आएगा, जनरल चर्चा करें तो कल की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात करें तो भविष्य कालवाचक वाक्य, इसलिए ऑप्शन ठीक नहीं होगा। इसके बाद है आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब आप इसमें देखें इसमें एक इच्छा भावना जाहिर हो रही है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, मैं ऐसा किसी से बोल रहे हैं तो बा आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है कल कौन आया था। अब इस देखते हैं कि कल कौन आया था, इस सामान्य प्रश्नवाचक है, इसलिए भी इच्छावाचक वाक्य नहीं है। इसके बाद चौथा है दा वह घर पहुंच गया होगा। अब वह घर पहुंच गया होगा जो ऑप्शन है, तो आप देखें कि इसमें किस प्रकार का है, संदिग्ध भूतकाल है कि वह घर पहुंच गया होगा, संदिग्ध भी है और भूत की बात कर रहे हैं तो संदिग्ध भूतकाल इसमें है, तो ये भी आंसर ठीक नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भोजन प्लस आलय में कौन सी संधि है। अब देखें भोजन प्लस आलय, तो प्लस है, अब है पहले तो हम इसको संधि विच्छेद दिया है तो हमें संधि कर दें, इसको मिला दें। भोजन प्लस आलय में ना के पहले ना में देखें आ छुपा है और प्लस के इस तरफ बड़ा आ है, तो आ और आ मिलकर के बड़ा आ हो जाता है, तो भोजन प्लस आलय का बन जाएगा भोजनालय। अब देखें दोनों तरफ आ और आ मिले हैं तो जहाँ पर समान वर्ण मिले
और समान वर्ण मिलने पर बड़ा हो जाए, दीर्घ हो जाए, तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहाँ पहले ही ऑप्शन में दिया है दीर्घ संधि, ये राइट आंसर है। इसके बाद दी है गुण संधि। गुण संधि में हमने संधि आपको पढ़ाई, उसका वीडियो बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बताई गई है, तो वीडियो यूट्यूब पे है, आप चैनल पे जा करके देख लें, जिसमें गुण संधि को पहचानने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि ज़्यादा हमें विस्तार से उसकी परिभाषा समझ में नहीं आ रही है। तो ये देख लें, किसी भी शब्द में जो कि स्वर संधि का है, एक मात्रा उस पर लगी हो, चाहे वह ओ की हो चाहे वह एक ही हो, उसमें गुण संधि होती है। वृद्धि संधि समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि चाहे औ की मात्रा हो चाहे आई की मात्रा हो, जिस शब्द पर डबल मात्राएं चढ़ी हों वहां पर वृद्धि संधि होगी। आप कोई सा भी उदाहरण देख सकते हैं। इसके बाद यण संधि के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि किसी शब्द की जो शब्द हैं उसमें यारा लावा में जो शब्द हैं यारा लावा, उसमें कोई भी शब्द आधा जुड़ा होगा, वो यण संधि के पहचानने की शॉर्ट ट्रिक है। आप पूरी विस्तार से संधि हमारे वीडियोस में पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला है साकेत एक महाकाव्य है में किन दो ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब ब्राह्म चिन्ह पहचानने हैं। साकेत, अब देखें आप उसमें साकेत के ऊपर एक चिन्ह लगा है जिसको हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह, तो एक तो ये हो गया। इसके बाद एक महाकाव्य है के बाद जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, उसे हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, तो वो भी लगा है। तो दो, एक उद्धरण चिन्ह है और एक पूर्ण विराम है। तो इस प्रकार से दो चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है पूर्ण विराम और अर्ध विराम, ये गलत है। दूसरा है पूर्ण विराम और निर्देशक, ये चिन्ह गलत है। और तीसरा है पूर्ण विराम और कोष्टक चिन्ह, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन दिया है पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि पूर्ण विराम दिया है महाकाव्य के बाद और उद्धरण चिन्ह साकेत शब्द में दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है। ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है क्योंकि शुद्ध शब्द पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दिया है उज्ज्वल, इसको यदि शुद्ध पढ़ेंगे तो उज्ज्वल हो जाएगा क्योंकि ऊ है आधा जा पर पूरा जा है पर बल, तो ये सही नहीं है। इसके बाद दिया है उज्ज्वल, ये भी सही नहीं है। पर तीसरा जो दिया है उज्ज्वल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसका हम यदि संधि विकसित करें तो उत प्लस ज्वल व्यंजन संधि है। तो उत के ता में हलंत है, तो ता का और प्लस के इस तरफ भी आधा जा है दूसरी तरफ, और ता का भी जा करना है तीसरा वर्ण, तो आधे ता का आधा जा हो जाएगा। और ज्वल में भी पहले से आधा जा था, तो ऊ और फिर जहां पर दो आधे जा हो फिर वल हो तो वो उज्ज्वल ठीक होता है। तो सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। चौथा है उज्ज्वल, उज्ज्वल ये भी बिल्कुल गलत है, तो सा उत्तर इसका जो है वो सही है। इस प्रकार से अगला प्रश्न था आशु भाषण का अर्थ है। अब देखें सबसे पहले हम देखें आशु शब्द का अर्थ। आशु मतलब होता है शीघ्र, तुरंत। तो अब इसके ऑप्शन में जाएं। पहला है विषय को एक दिन पहले बता देना, ये भी आशु भाषण के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद है विषय पर चर्चा परिचर्चा करवाना, ये भी आशु भाषण नहीं है। किसी विषय पर तत्काल बोलना, आशु का अर्थ है तुरंत तत्काल, तो किसी विषय पर तत्काल बोलना, सा इसका उत्तर सही है। चौथा है विषय को रटकर बोलना, ये भी गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। श्रव्य मतलब जिसको सुन करके हम जहां पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो समाचार पत्र ये पढ़ते हैं, तो ये श्रव्य प्रसारण नहीं है। रेडियो दूसरा दिया है बा, ये बिल्कुल सही है क्योंकि रेडियो को हम सुनते हैं। पर तीसरा है विविध पत्रिकाएं, ये भी सही नहीं है। और चौथा है पोस्टर, ये भी ठीक नहीं है। तो इसका बा रेडियो ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगला है नदी का पर्यायवाची है। अब पर्यायवाची शब्द है पहचानना है, तो भवानी, भवानी नदी का पर्यायवाची नहीं है क्योंकि ये जो देवी होती हैं उनका पर्यायवाची है। इसके बाद दूसरा है सुर, सुर मतलब होता है देवता, और यहाँ पे नदी का पूछा है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है गिरी, गिरी मतलब होता है पर्वत, तो यहाँ नदी का है, ये भी ठीक नहीं है। फिर चौथा दिया है सरिता, तो हम सरिता पे टिक लगा देंगे। हमें ये साथ में देखते जाना है कि तीन ऑप्शन क्यों नहीं है, और जो हम जिसकी ओर ध्यान दे रहे हैं वो चौथा ऑप्शन ही क्यों है, इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। अब गागर में सागर, देखें गागर छोटा होता है उसमें सागर बहुत बड़ी चीज भर रहे हैं, तो उसको अपन को इसका सामान्य अर्थ ऐसा लगा लिया। अब देखें पहला है तुच्छ समझना, दूसरा है तुच्छ समझना हो नहीं सकता, दूसरा है जोश आना, ये भी नहीं हो सकता, तीसरा है दुर्लभ वस्तु, ये भी नहीं है, चौथा है थोड़े में बहुत कुछ कहना। थोड़े में बहुत कुछ मतलब थोड़ा सा गागर था, वो मटका था, उसमें पूरा सागर भर दिया, थोड़ी बातों में बहुत कुछ कह दिया। तो इस प्रकार से गागर में सागर भरने का अर्थ हो जाएगा। हमने यहाँ पर जो 2011 में पेपर था उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की, और भी आगे
जो अन्य विषयों के पेपर हैं और अन्य भी जो हिंदी के पेपर हैं वो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।